मैं सगीर एडवोकेट हूँ। 20 साल से वकालत के पेशे से वाबस्ता हूँ। मेरी डिफेंस में रिहाइश है और कार भी कीमती है। ये सब मैंने इसी पेशे से हासिल किया है। अलबत्ता कुछ केस ऐसे भी हैं जो मैंने मुफ्त लड़े। इनमें से एक केस की रुदात कलमबंद करना चाहूँगा। इब्तदा में ये केस था कि बाप ने अपनी अकलौती बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक ये कारोकारी का केस था, लेकिन लड़की की उम्र देखकर मेरे अंदर से आवाज़ आई कि मामला कुछ और है। जो लड़की कत्ल हुई थी, FIR के मुताबिक उसका नाम परी चांडियो था। इसकी माँ 5 साल पहले कत्ल हुई थी। वो स्कूल टीचर होने के साथ वडेरे के कमदार की बीवी भी थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक इसके साथ ज़बरदस्ती की गई और तादाद उनकी 2 से ज़्यादा थी। पोस्टमार्टम लाश बरामद होने के 2 हफ्ते बाद हुआ, इसलिए इस पर ज़्यादा जोर ना दिया गया, क्योंकि वकाला के मुताबिक इतना वक्त गुजर जाने के बाद पोस्टमार्टम की वो हैसियत नहीं होती जो फौरी पोस्टमार्टम ही होती है। बरसों पहले जिस खातून का मर्डर हुआ था, परी इसी की बेटी थी और इसके कत्ल में इसके मरने वाले शोहर यानी लड़की का बाप गिरफ्तार हुआ था। बल्कि इसने थाने में जाकर खुद को पुलिस के हवाले किया था और इतराफ़ किया था कि इसने अपनी बेटी को कत्ल किया है। वजह ना पुलिस ने पूछी ना इसने बताई। पुलिस ने इसका 14 दिन का रिमांड लिया और कारोकारी की कार्रवाई भी खुद से कर ली। इसी सिलसिले में एक ह्यूमन राइट की NGO ने रब्ता किया और गुलाब चांडियो यानी जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम था के वकालतनामे पर दस्तखत करवा दी। वकालतनामे पर दस्तखत होने के बाद अदालत में पेश हुआ और अदालत से दरख्वास्त की कि मुझे अपने मुवक्किल से मिलने की इजाज़त दीजिए। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर कर ली और हुक्म दिया कि मेरी मुलज़िम से मुलाकात का अकेले में बंदोबस्त किया जाए। मेरी मुलाकात मुलज़िम से जेल में हुई और अकेले कमरे में हुई। मेरा पहला सवाल था, क्या ये सही है कि आपने अपनी बेटी परी चांडियो को कत्ल किया है? सवाल सुनकर वो मुस्कुराया। ये बात तो मैंने थाने में बता दी थी, लेकिन वजह नहीं बताई। मैंने दूसरा सवाल किया। वजह इतनी तवील थी कि पुलिस सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने FIR में कत्ल की वजह कारोकारी लिखी है। मैंने एक और सवाल किया। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। इसका जवाब था, मेरी बेटी इतनी मासूम थी कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। इसने जवाब दिया, बच्ची की उम्र देखकर मुझे FIR पर शुबा हुआ था, इसलिए मैंने ये केस लिया है। मैंने कहा, इस बच्ची के कत्ल से पहले आपको पूरा बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है। इसने जवाब दिया, मैं मुंतज़िर हूँ, बल्कि यूँ समझ लें कि मैं तमाम कामों से फारिग होकर आपको सुनने के लिए आया हूँ। मैंने कहा और इसने फौरी जवाब नहीं दिया। मैं साईं गुलाम हुसैन चांडियो का कमदार रहा हूँ। मैं बिल्कुल जाहिल नहीं हूँ, मैट्रिक पास हूँ। मेरे मैट्रिक पास करने में साईं गुलाम हुसैन का भी हाथ है। इनका बेटा मुझसे एक जमात आगे था। इसकी किताबें साईं मुझे दे दिया करते थे। मैं मैट्रिक में था तो साईं ने इसे शहर के कॉलेज में दाखिला करवा दिया। मैंने जब मैट्रिक किया तो मेरी फर्स्ट डिवीज़न थी, जबकि इनके बेटे की 3rd डिवीज़न आई थी। उन्होंने अपने तल्लुकात इस्तेमाल करके उसे कॉलेज में दाखिल करवाया था। मैं जब मैट्रिक करके उनके पास गया तो उन्होंने वो जवाब दिया जिससे मेरा दिल टूट गया। मैं उम्मीदें लेकर उनके पास गया था, मगर इनका जवाब था कि 2 साल बाद आओगे कि मैंने इंटर पास कर लिया है, अब मुझे नौकरी दिलवा दो। साईं ने शुरू ही से यही किया था। मैं तुम्हें अभी नौकरी की ऑफर कर रहा हूँ। मेरा कमदार मौला बख्श अब बूढ़ा हो चुका है, इससे काम नहीं हो पाता। मैं सिफारिश करना चाहता हूँ, तुम कल इससे काम पर आ जाओ। साईं ने कहा और मैं अगले रोज़ से काम पर जाने लगा। मौला बख्श 6 माह जिंदा रह सका। तब तक मैंने पूरा काम सीख लिया था। तुम्हारी शादी कैसे हुई? मैंने एक और सवाल किया और गुलाब चांडियो के चेहरे पर गम के बादल छा गए। सुल्ताना शहर से ट्रांसफ़र होकर आई थी। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद इसने फिर से कहना शुरू किया, जब हेडमास्टर साहब इस साईं के डेरे पर लाए तो मैं भी वहाँ मौजूद था। साईं ये टीचर है और शहर से ट्रांसफ़र करवा कर आई है। शहर से गाँव आने का फैसला क्यों किया? साईं ने सवाल किया। मेरे हालात ऐसे थे कि मैं वहाँ रह नहीं सकती थी। सुल्ताना का जवाब था, वहाँ तो हालात ऐसे हो गए, यहाँ कहाँ रहोगी? साईं ने सवाल किया। सुल्ताना की बजाय हेडमास्टर साहब ने जवाब दिया, जिस मास्टर साहब की जगह पर आई हैं वो रिटायर हो गया है। इसका घर खाली है, मैंने सफाई करवा दी है, लेकिन वो मास्टर जाते हुए अपना सामान साथ लेके आए। चलो खाना तो हवेली से चला जाएगा। साईं ने कहा, आपका शुक्र साईं। सुल्ताना ने जवाब दिया, आप सिर्फ इस घर में कलर करवा दें। इसने ये कहा तो मुझे खुशी हुई, मगर सुल्ताना को देखते ही साईं की आंखों में वो चमक आई जो मुजरे के लिए आने वाली रकासाओं को देख कर आती थी। गुलाब सुन रहे हो? साईं गुलाम हुसैन ने मुझे मुखातिब किया। इसे जो चाहे तुम खरीद देना, पैसे हैं ना तुम्हारे पास? साईं ने मुझसे कहा। जी साईं हैं, मैंने जवाब दिया और सुल्ताना को पीछे आने का इशारा करके मैं हेडमास्टर और सुल्ताना के साथ बाहर निकल गया। मैंने अपने साथ हवेली के 2 मुलाजमीन भी साथ लिए, जिनमें से एक रंग करने वाला शख्स था। सुल्ताना के घर पहुंचकर मैंने रंग वाले से कहा, शाम तक ये घर तैयार हो जाना चाहिए, और इसने रजामंदी में गर्दन हिला दी। इसके बाद मैं इसे लेकर बाजार गया और इसके कहने के मुताबिक सामान दिलवा दिया। इसके साथ मैं घर वापस आ गया। ये घर एक बड़े कमरे के साथ एक छोटा कमरा और इसके साथ एक किचन बाथरूम पर मुश्तमिल था। वापस आया तो सुल्ताना अपने सामान में बर्तन निकाल चुकी थी। तुम तो पूरे सामान के साथ आई हो, मैंने पहली मरतबा से मुखातिब किया। जब बाकी ज़िंदगी यहीं गुजारनी है तो हालिया तो नहीं ना आ सकती। सुल्ताना ने मुस्कुराते हुए कहा, अब चलकर वो चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी कमी है। मैंने कहा और सुल्ताना 1 मिनट का कहकर चादर से बर्तन डांगने लगी। तुम्हारे वालिदैन नहीं है? मैंने चंद कदम बढ़ाए और इससे सवाल किया। वो वहाँ चले गए हैं जहाँ कोई वापस नहीं आ सकता। सुल्ताना का जवाब था। कब हुआ ये हादसा? मैंने एक और सवाल किया।
वालिदा इस वक्त गई जब मैं 5 साल की थी और वालिद इसके 3 साल के बाद गए। तो तुम्हारी परवरिश और तालीम की जिम्मेदारी किसने अदा की? मैंने एक और सवाल किया। मेरे मामू सरपरस्त बन गए, वो स्कूल में हेड मास्टर थे। इन्हें देखकर ही मुझे टीचर बनने का ख्याल आया। बीए के बाद मैंने इनसे ख्वाहिश बताई तो उन्होंने ताल्लुकात इस्तेमाल करके मुझे ये नौकरी दिलवा दी। सुल्ताना का जवाब था, वो हालात क्या थे जिसकी वजह से तुम अपना ट्रांसफ़र करवा कर यहाँ आई? पिछले महीने उनका इंतकाल हो गया। इनका एक बेटा है अब्दुल हलीम नाम के बरक्स। वो अजीब गुंडा किस्म का शख्स है। बाप की मौत से 3 दिन कबल पुलिस ने इसे डकैती के इल्ज़ाम में हिरासत में ले लिया और वो बाप के जनाजे को कांधा देने नहीं आया। सुल्ताना ने जवाब दिया, तुम्हें ये खतरा है कि वो वापस आकर तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है? हलीम में बहुत सी बुराइयां हैं, लेकिन बाप की बात मानता था, सिवाय इसके कि इसके वालिद ने बहुत चाहा कि बेटा तालीम हासिल कर ले, लेकिन 8वीं जमात के 3 मरतबा फेल होने के बाद इसने स्कूल छोड़ दिया। मामू ने बहुत कोशिश की कि वो कोई काम ही सीख ले, लेकिन इसे अपने आवारा दोस्तों से फुर्सत ही नहीं मिलती। मोहल्ले के कुछ लोगों ने मामू को बताया कि वो मोटरसाइकिल चोरी करता है। फिर ये मालूम हुआ कि वो गाड़ियाँ छीन कर बेचता है। आखिर में इसके डकैत होने की खबर आई और इसी केस में पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। तो तुम अकेली रहती हो? मैंने रोज़मर्रा के सामान की खरीदारी करते हुए अगला सवाल किया। किस्मत में अकेले ही रहना है तो यूं ही सही, सुल्ताना का जवाब था। मैंने रोज़मर्रा का सामान दिलवाने के बाद फर्नीचर की दुकान का रुख किया। यहाँ से क्या लेना है? सुल्ताना ने दुकान में दाखिल होने से पहले सवाल किया। तुम्हें मसहरी की कमी नहीं महसूस हो रही? इसके सवाल के जवाब में मेरा सवाल था, जो बचपन ही से ज़मीन पर दरी बिछा कर सोती हो, उससे मसहरी की कमी क्यों कर महसूस होगी? सुल्ताना का जवाब था, दरी भी ले लेना, फिलहाल मसहरी तो पसंद करो। मैंने कहा और वो मुझे घूर कर रह गई। मैंने मसहरी पसंद की और दुकानदार से कहा रात होने से पहले ये दोनों चीज़ें यानी मसहरी और गद्दा पहुंच जाना चाहिए। हम जहाँ जहाँ गए मैं सुल्ताना का तारुफ करवाता रहा। ये सुल्ताना का गाँव में पहला तारुफ था। हम वापसी में मस्जिद के पास गुजरे तो इमाम साहब को देखकर मैं रुक गया। वो मस्जिद से नमाज पढ़ा कर निकल रहे थे। मैंने सुल्ताना का तारुफ कराया तो उन्होंने सुल्ताना के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा कुछ लड़कियों की तालीम पर तवज्जो देना। और सुल्ताना ने कहा, ज़रूर, आप बेफिक्र रहें, ऐसा ही होगा। मैं सुल्ताना के साथ घर पहुंचा तो बेडरूम और किचन तैयार हो चुका था। हमें पहुंचे चंद ही मिनट हुए होंगे कि मसहरी और गद्दा भी आ गया। मैंने दीगर लोगों के साथ मिलकर मसहरी जोड़ी और इस पर गद्दा बिछा कर कहा, अब आराम से रहो। यहाँ देखना ये है कि ये आराम कितने दिन के लिए मिलता है। यहाँ पर थाना तो है लेकिन बस नाम का है। चोरी चकारी डाका वगैरह यहाँ का कोई डर नहीं। मैंने कहा, अभी हमारे दरमियान ये बात हो रही थी कि स्कूल का चौकीदार ढकी हुई ट्रे लेकर आ गया। हेडमास्टर साहब ने कहा है कि आज आपका पहला दिन है, थक भी चुकी होंगी, इसलिए ये खाना उनकी तरफ से। चौकीदार स्कूल के बाद हेडमास्टर के घर के लिए काम करता था। ट्रे पर से कपड़ा हटाया तो खाना 2 बंदों के लिए काफ़ी था। आप भी मेरे साथ शरीक हो जाए, इसने कहा और मैं भी खाने में शरीक हो गया। सुल्ताना ने बिस्तर पर अखबार बिछाया। खाना अगर बिस्तर पर गिरा तो नई चादर खराब हो जाएगी। ये चादर उसके सामान में मौजूद थी। हमने खाना खाया तो मैंने जाने से पहले कहा, वैसे कोई खतरा की बात नहीं, लेकिन ज़रूरत पड़े तो ये सामने गली में पहला मकान मेरा है। आपने खानदान के बारे में कुछ नहीं बताया। सुल्तान का सवाल था। क्या बताऊं? मैंने कहना शुरू किया। अम्मा मुझे जन्म देते ही अल्लाह को प्यारी होगी। अब्बा का इंतकाल 4 साल पहले हुआ, बल्कि इनका कत्ल हुआ और कत्ल करने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना मामू था। अब वो अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। कत्ल की वजह? सुल्ताना ने पूछा। नाना ने मरने से पहले बच्चों को उनका हिस्सा दे दिया था। अम्मा के हिस्से में कुछ ज़मीनें आई। दोनों मामू कहते थे कि आपने शादी कर ली है, अब किस बात का हिस्सा? और यही बात उन्होंने बाबा से कही कि हम वारिस हैं, इसलिए ज़मीन हमारे नाम कर दो। वालिद साहब का कहना था, ज़मीन मेरे नाम पर है ही नहीं तो मैं तुम्हारे नाम कैसे कर दूँ और किस तरह करूँ? जब वो हयात नहीं है तो तुम ही इसकी ज़मीनों के मालिक हो। पापा का कहना, कोर्ट से मालूम कर लो या जिससे चाहो मालूम कर लो। ज़मीन मैंने अपने नाम पर ही करवाई ही नहीं तो मैं तुम्हारे नाम पर ट्रांसफ़र कैसे करूं? दोनों मामूओं ने अपने इलाके के ज़मींदार से सिफारिश भी करवाई, लेकिन साई गुलाम हुसैन चांडियों ने इसको अहमियत नहीं दी। तो अब ये ज़मीन तुम्हारे कब्ज़े में है? सुल्ताना ने पूछा। कब्ज़ा मेरे पास है, लेकिन बाबा की तरह इस पर फसल नहीं उगाता। मुकाता पर दे देता हूँ, जो हिस्सा वो देता है मैं खामोशी से ले लेता हूँ, मैंने जवाब दिया। सुल्ताना ने अगले रोज़ अपना खाना खुद बनाना शुरू कर दिया था। पहले रोज़ जब इसने खाना बनाया तो मैं घर वापस आया तो स्कूल के चौकीदार ने घर आकर बताया कि मैडम ने कहा है कि रात का खाना आप उनके घर खाएंगे। मैं मुकर्रर वक्त पर पहुंचा तो इसने कहा, बस 2 मिनट दें, खाना तैयार है, 2 मिनट में लगाती हूँ। रात कैसी नींद आई? मैंने सवाल किया और वो मुस्कुरा दी। पहली बार महसूस हुआ कि अपने घर में हूँ। बहुत अच्छी नींद आई। शहर में तो अंधेरा होते ही यूँ महसूस होता था कि अभी कहीं से हलीम बरामद होगा और मुझे जान से मार देगा। खाना खाकर और चाय पीकर मैं अंदर चला गया। एक तवील अरसे बाद वो पहली रात थी जो बेचैन गुजरी थी और इसकी वजह सुल्ताना थी। बार बार वो मेरे ख्वाब में आकर मुझे डिस्टर्ब करती थी, मगर जब आँख खुलती तो वहाँ कुछ नहीं होता। इसके खाने की तारीफ़ की तो इसने बताया खाना इसने पड़ोस वाली हाला से सीखा है। एक अजीब फरमाइश इसने खाने के दौरान की, आप मेरी मदद करेंगे? मेरे घर के आगे जो खाली जगह है यहाँ सब्जियाँ उगाना चाहती हूँ। एक तो इससे खर्च बचेगा और दूसरा ताज़ा सब्जियाँ भी मिल जाएंगी। लो, ये भी कोई काम है? मैंने कहा।
सुबह ही मैं बंदा भेज दूंगा, वो अहाते की दीवारों के साथ क्यारियां बना देगा। तुम शौक से इसमें सब्जियां उगाना, बल्कि मैं भी ये करूंगा कि 1-2 पिंजरे भी मंगवा लो जिसमें तुम मुर्गियां पाल लेना। मैंने कहा और वो खुश हो गई। इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। स्कूल से वापसी के बाद बहुत वक्त होता है, मैंने वक्त गुजारी का बहाना ढूंढना था। मैं हंस दिया। ये सब इस वक्त तक के खेल थे जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई, मैंने कहा, और वो हंसती। कौन करेगा मुझसे शादी? इसने मुस्कुराते हुए सवाल किया, जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए खामोश रहा। मुझे यूं महसूस हुआ कि वो इसके बाद भी कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो खामोश रही। फर्क आया तो सिर्फ इतना कि इसकी नज़रें झुक गई और वो ज़मीन को अपने पैर के नाखून से उखेड़ने की कोशिश कर रही थी। मैं इसकी कैफियत समझ रहा था, मगर ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कुछ कहना चाहती है या कोई सवाल करना चाहती है। मैं फिर खामोश रहा। फिर मैं घर आकर अपने बिस्तर पर लेट गया और फिर से एक बेकल रात गुजार दी। सुबह होते ही मैंने 2 अफराद को सुल्ताना की तरफ भेज दिया और इन्हें समझा दिया कि इन्हें क्या करना है। उनसे यह भी कहा कि उस्तानी साहिबा को यह भी बताना कि इन्हें बीज बोने के बाद क्या करना होगा। 15 दिन इस तरह गुजर गए, लेकिन 16वें दिन वो हुआ जिसने 15 दिन के सुकून को आग में मिला दिया। मैं इस वक्त साईं के साथ था कि हमारी गली में एक शख्स साईं के पास आया। साईं एक शख्स आया है, वो कहता है कि उस्तानी साहिबा इसकी बीवी है, वो इसके घर से जेवर और नकदी लेकर फरार हुई है। इससे पहले कि साईं कुछ कहते मैं बोल पड़ा, बकवास करता है वो, मैंने कहा, और साईं ने मुझे घूर कर देखा, लेकिन इसके साथ उन्होंने SHO को फ़ोन कर दिया, आपकी ज़रूरत पड़ गई है। इसके सिवा उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना SHO ने पूछा। चल भाई देखते हैं क्या मामला है। साईं का मुहातिब मैं था। मैंने साईं की जीप स्टार्ट की और हम सुल्ताना के घर की जानिब चल दिए। साईं के बॉडीगार्ड हमारे पीछे इसी गाड़ी में थे जो उनके लिए मखसूस थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो एक मजमा सा लगा हुआ था जिसे मुश्किल हेडमास्टर साहब कंट्रोल कर रहे थे। साहब मामला कुछ नहीं, मैं अपनी बीवी को लेकर जाने के लिए आया हूँ। एक शख्स ने, जिसका एक हाथ हेडमास्टर साहब ने पकड़ा हुआ था, बोला, क्या सबूत है तेरे पास कि सुल्ताना तेरी बीवी है? साईं की बजाय मैंने सवाल किया। यह है निकाहनामा मेरी और इसकी शादी का। इस शख्स ने जेब से एक थोड़ा मोटा सा कागज निकाला। ये झूठ बोल रहा है, सुल्ताना चिल्लाने वाले अंदाज में बोली। ये झूठ बोल रहा है तो सच तुम बता दो। साईं ने सुल्ताना से सवाल किया। सच ही है साईं कि ये शख्स जिसका नाम हलीम है, ये मेरे मामू का बेटा है। माँ बाप के बाद मामू ने मुझे पाला, मुझे तालीम दिलवाई और फिर नौकरी भी उन्होंने मुझे दिलाई, क्योंकि वो खुद हेडमास्टर रह चुके थे। मामू ने बहुत कोशिश की कि ये कुछ पढ़ ले, लेकिन ये 8वीं जमात से आगे ना बढ़ सका। उन्होंने ये कोशिश भी की कि ये कोई हुनर सीख ले, लेकिन ये अपने आवारा दोस्तों में मगन था। पहले ये और इसके दोस्त मोटरसाइकिल चोरी करते थे, फिर ये कारें छीनने लगे, ख्वातीन से पर्स छीनने और बैंक से पैसे निकलवाने वालों को लूटने की वारदातें करने लगे। ये शिकायत मामू तक पहुंचती रही। उन्होंने डांट कर, मार कर, बल्कि हाथ जोड़कर इसे सीधे रास्ते पर लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये ना सुधरा। सुल्ताना कहने पर आई तो कहती चली गई। इस दौरान SHO चंद सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गया और किसी से कुछ कहे बगैर इस मजमा में शामिल हो गया जो सुल्ताना की बातें सुनने में मशगूल था। मामू इसी काम में चल बसे। इनके इंतकाल से 3 दिन बाद पुलिस ने हमारे घर पर छापा मारा और ये गिरफ्तार हो गए। मामू इसके पीछे थाने गए। वहाँ वो खानदान भी मौजूद था जिसके घर में इसने और इसके दोस्तों ने डकैती की। पुलिस जब मामू से मिलवाने इसे SHO के कमरे में लाई तो वो सब चिल्ला उठे। यही है वो जो इन चारों को लीड कर रहा था। फिर एक लड़की जो शायद 16 या 17 वर्ष की थी, वो आगे बढ़ी। इसने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा। इस लड़की का कहना था कि जेवर और नकदी लूटने के बाद इसने इसे बरहना करने की भी कोशिश की। मामू को पुलिस ने वो वीडियो भी दिखाई जिसमें ये शख्स अपने दोस्तों के साथ पुलिस की आमद पर फायरिंग कर रहा था। इस बंगले में CCTV कैमरास थे जो इनको मालूम नहीं था। इस कमरे में भी कैमरा था जिसमें इस शख्स ने इस लड़की के साथ ज्यादती करने की कोशिश की। मामू थाने से घर आए तो रो रहे थे। वो सारी रात उन्होंने रोते हुए गुजार दी और फिर तीसरे दिन इन पर दिल का दौरा पड़ा जिससे वो जानवर ना हो सके। सुल्ताना ये सब कहने के बाद अचानक खामोश हो गई। तब SHO आगे बढ़ा और इसने सवाल किया, ये सब कब हुआ? पिछले माह की 15 तारीख को, जब मामू का इंतकाल हुआ। इससे 3 दिन पहले ये गिरफ्तार हुआ। हाँ, मैं ये बताना भूल गई कि पुलिस मुकाबले में इसका एक साथी भी मारा गया और एक पुलिस वाला शहीद और 2 जख्मी भी थे। हाँ भाई, बात आती है। SHO ने पलट कर हलीम से सवाल किया। ये झूठ बोल रही है। हलीम की आवाज़ मामूल से बढ़कर थी। हाँ बीबी, शहर में तुम्हारा घर कहाँ है? SHO ने सवाल किया। हम मॉडल कॉलोनी में रहते थे और इसी थाने की पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। सुल्ताना का जवाब था। इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन करें, ये सिर्फ कहानी बता रही है। मेरे वालिदैन ने इसे पाला, इसे तालीम दिलवाई, जिसका बदला ये आज एक झूठी कहानी सुनाकर आप सबको गुमराह कर रही है। वैसे भी ये एक फिक्शन राइटर है, इसके अफसाने मुख्तलिफ जगहों पर छपते हैं। हलीम ने कहा। इसकी आवाज़ पहले के मुकाबले में ज़्यादा बुलंद थी। सच क्या है और झूठ क्या है ये तो भी 2 मिनट में पता चल जाएगा, लेकिन मुझे ये तो बता कि 302 का मुलजिम 1 महीने में बाहर कैसे आ गया? SHO ने वो सवाल किया जो मेरे जहन में भी था। पुलिस ने मेरा रिमांड लिया। रिमांड मुकम्मल हुआ तो मेरे वकील ने जमानत की दरख्वास्त दी और मेरी जमानत मंजूर हो गई। जब केस में कुछ था ही नहीं तो अदालत मजीद रिमांड क्यों देती? अभी पता चल जाता है। SHO ने जेब से मोबाइल निकाला। हलीम ने मोबाइल फ़ोन देखते ही वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन मैं जो इससे ज़्यादा दूर नहीं था, इसे दबोच लिया।
इसने खुद को मुझसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी ना मिलने पर इसने पिस्तौल निकाल लिया, लेकिन मैंने इसे इस तरह दबोचा हुआ था कि वो फायर ना कर सका। 1 मिनट से भी कम वक्त में इसका हाथ मरोड़कर मैंने पिस्तौल भी काबू में कर लिया। पिस्तौल जमीन पर गिरा तो मैंने रुमाल से उठाकर SHO के हवाले कर दिया। इस वक्फे में SHO राब्ता कर चुका था। हाँ भाई, तेरी जमानत अदालत ने मंजूर की है, SHO ने हलीम से सवाल किया। SSP साहब तो कह रहे हैं कि तू पुलिस की हिरासत से फरार हुआ है, SHO ने कहा, और हलीम, जिसे अब पुलिस वालों ने काबू कर लिया था, बिल्कुल खामोश रहा था। मैं चाहूँ तो भी इन लोगों को कहूँ कि ये तेरी तिक्का बोटी कर दे, मगर मैं कानून को हाथ लेने का मुखालिफ हूँ। बेहतर है कि कानून से ही तुझे सजा दिलवाएंगे, साईं गुलाम हुसैन ने बहुत देर खामोश रहने के बाद कहा। SSP साहब ने कहा है कि वो आज ही रवाना हो रहे हैं और कल तक आकर इसको कस्टडी पे ले लेंगे, SHO ने कहा। और मुझ समेत हर शख्स के चेहरे पर सुकून आ गया। सबसे ज़्यादा सुकून सुल्ताना के चेहरे पर था। जब मजमा वहाँ से छटने लगा और पुलिस वाले भी चले गए तो सुल्ताना ने मुझे और साईं गुलाम हुसैन को चाय के लिए कहा। साईं इस पर तैयार हो गए तो हेड मास्टर साहब ने चपरासी से कहा, वहाँ लान में मेरे कमरे से कुर्सियाँ लाकर लगा दो। कुर्सियाँ लग गई और सुल्ताना किचन में चली गई कि साईं गुलाम हुसैन ने मुझे इशारा किया और हम इनके पीछे इस कमरे में आ गए जो सुल्ताना का बेडरूम था। मास्टर साहब, मेरी राय में इस लड़की की शादी हो जानी चाहिए। साईं का फिक्रा अभी मुकम्मल ही हुआ था कि मुझे यूँ महसूस हुआ कि मेरा कलेजा मुँह में आ गया है। मेरी भी राय यही है, लेकिन सवाल यह है कि इस वाक़े के बाद कौन इसे अपनी बीवी बनाने पर तैयार होगा। मास्टर साहब ने कहा और मैं कहते कहते रुक गया। मैं हाजिर हूँ, मगर मुझे अभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये अपना गुलाब है ना। साईं गुलाम हुसैन ने मेरी तर्जुमानी की। लेकिन पहले लड़की से भी पूछना ज़रूरी है, हेड मास्टर ने कहा। इसे क्या एतराज़ होगा? साईं गुलाम हुसैन ने कहा, यह हमारे दीन का हुक्म है कि लड़की से ज़रूर मालूम कर लेना चाहिए रिश्ता तय करने से पहले। हेड मास्टर ने कहा, तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं? साईं ने मुझसे सवाल किया। मैं आपके हुक्म से कैसे रूगर्दानी कर सकता हूँ? मैंने कहा, लड़की के साथ साथ लड़के की मर्जी जानना भी दीन का हुक्म है। मास्टर साहब ने कहा, मैं इसे अपनी खुश नसीबी समझूंगा। तो कल का दिन इनके निकाह का दिन होगा। साईं गुलाम हुसैन चांडियों ने हुक्म दिया। ये तय करने से पहले इजाज़त दे कि मैं लड़की से इसकी मर्जी मालूम कर लूँ। मास्टर ने दोबारा कहा, हमारे यहाँ कब लड़की की मर्जी ज़रूरी समझी जाती है? साईं ने मेरे दिल की बात कह दी, लेकिन मास्टर साहब डटे रहे। अगर ऐसा नहीं होता तो ये खिलाफ शरअ है। हेडमास्टर ने आरी बात की। तभी सुल्ताना ने आवाज़ लगाई, चाय तैयार है, आ जाए। हम उठकर बाहर आ गए, कुर्सी पर बैठने लगे। चाय के दीगर लवाजमात भी थे जो सुल्ताना ने इस मुख्तसर वक्फे में तैयार कर लिए थे। हमने अभी चाय पीना शुरू की ही थी कि हेडमास्टर ने सुल्ताना को अलग बुलवाया। मैं और साईं समझ गए कि उन्होंने सुल्ताना को क्यों अलहदगी में बुलवाया है। इसकी तस्दीक इस वक्त हुई जब वो दोनों वापस हुए। सुल्ताना के चेहरे पर हया की सुरही थी और वो शर्माई नज़रों से मुझे देख रही थी। अब आप लोग एक ज़रूरी ऐलान सुने। चाय खत्म होते ही साईं गुलाम हुसैन ने कहा, लेकिन सुल्ताना वो ऐलान सुनने से पहले ही वहाँ उठकर अंदर चली गई। शर्मा गई है शायद, साईं गुलाम हुसैन ने कहा, और तमाम लोग इनका चेहरा देखने लगे। कल बाद नमाज जुमा हवेली पर आप सब लोग मदऊ हैं। कमदार गुलाब चांडियों का निकाह सुल्ताना सिद्दीकी से तय है, साईं ने ऐलान किया। और इसके साथ ही मुबारकबाद का एक शोर उठा। वो सब मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। कुछ लोगों ने साईं को मुबारकबाद दी, जिससे साईं ने ये कहते हुए कबूल कर लिया कि मैंने हमेशा गुलाब को अपना बेटा ही समझा है। मैं इस बात पर तरदीद न कर सका। मैं अपने घर पर ही था जब मुझे इतला मिली कि साईं की बीवी और बेटियां आकर सुल्ताना को अपने साथ हवेली ले गई हैं। नमाज जुमा से फारिग होकर मैं घर पहुंचा तो साईं का मुलाजिम मेरे इंतजार में था। इसके पास शेरवानी और शलवार सूट भी था। मालिका ने कहा है कि ये पहन कर आना। शेरवानी रेडीमेड थी, इसलिए मुझे कुछ ढीली थी, ऐसी भी नहीं थी कि बुरी लगती। मैंने गुस्ल किया, शलवार सूट पर शेरवानी पहनकर हवेली की जानिब चल पड़ा। मेरे घर से हवेली का फासला ज़्यादा नहीं था, लेकिन रास्ते में जो भी मिला वो हैरत से मुझे देख रहा था। हवेली पहुंचा तो वहाँ भी यही सूरत हाल थी। साईं गुलाम हुसैन ने मुझे मुबारकबाद दी और कुछ देर हुई कि इमाम साहब तशरीफ़ लाए और निकाह की तकरीब शुरू हो गई और दुआ खैर के साथ ही ख़त्म हो गई। छुआरों का इंतजाम हेड मास्टर ने किया और इसके बाद खाने का दौर शुरू हुआ, जिसका इंतजाम साईं गुलाम हुसैन ने किया। रुस्ती का वक्त आया तो साईं ने मुझे मोटरसाइकिल की चाबी थमा दी। मैंने पूछा ये क्या? तो उन्होंने कहा नई नवेली दुल्हन को क्या पैदल लेकर जाएगा, फिर इसको अपने घर मत लेकर जाना। उन्होंने हंसकी से कहा। तो फिर मैंने हैरत ज़दा लहजे में सवाल किया, आज ये रस्म भी उल्ट दे? उन्होंने सरगोशी के अंदाज में ही कहा, यानी मैं रुखसत होकर बीवी के घर चला जाऊँ? मैंने तशरीह चाही, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? साईं ने मेरी बात रोक दी। निकाह की तकरीब में शहर से आने वाले SSP और DIG भी शरीक हुए। DIG ने मुबारकबाद देते हुए कहा, मुझे SHO ने तहरीरी रिपोर्ट दी है जिस पादरी से तुमने इस मफरूर को दबोचा है और इससे पिस्तौल छीना है, इस पर हुकूमत से तुम्हारे इनाम की सिफारिश करूँगा। DIG ने कहा, उन दोनों ने कैश के लिफाफे भी दिए। इन दोनों की बेगमात भी इनके साथ आई थी। साईं गुलाम हुसैन की हिदायत के मुताबिक मैंने बाइक सुल्ताना के घर रोकी तो सुल्ताना ने सवाल किया, यहाँ क्यों? और मैं मुस्कुरा दिया। जहाँ बहुत सी रस्में तोड़ी हैं वहाँ एक और सही, मैंने कहा और सुल्ताना हंस दी। कौन सी रस्में तोड़ी हैं? सुल्ताना ने सवाल किया। तुम शायद पहली गैर चांडियों लड़की हो जो चांडियों के घर बहू बन कर रही हो। आप इसे मेरे लिए काबिल फ़र्ज समझते हैं? सुल्ताना ने सवाल किया। ऐसी कोई बात नहीं, तुमने रस्मों की बात की थी तो मैंने एक और बात कह दी। DIG और SP की बीवियों ने तोहफे दिए थे। सुल्ताना ने कहा, दिखाओ। मैंने कहा और सुल्ताना हंस दी। तुम्हारे काम की एक चीज़ भी नहीं है, सब लेडीज़ आइटम है और कुछ बर्तन वगैरह है। हम इब्तदाई बातचीत से फारिग नहीं हुए थे कि बाहर गेट पर दस्तक हुई। तुम रुको, मैं देखता हूँ। मैंने सुल्ताना को रोकते हुए कहा और गेट की जानिब बढ़ गया। गेट खोला तो SHO और इसके साथ हलीम को देखकर बहुत हैरत हुई। हलीम के हाथों में हथकड़ी थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरत DIG और SSP को देखकर हुई, जो कुछ दूर प्राइवेट गाड़ी में थे। इनकी बेगमात इनके साथ थी, लेकिन पिछली नशिस्त पर थी।
ये हलीम आया था अपनी कज़न से माफ़ी मांगने, वो माफ़ कर भी दे तो इसकी कानूनी पोजीशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने ऐसा जो से कहा, मुझे इससे मिलवा दे। हलीम ने गिड़गिड़ाते हुए अंदाज में कहा, लेकिन इसकी नौबत नहीं आई। सुल्ताना कमरे से बाहर आई। कौन है, किससे बातें कर रहे हो? इसने बाहर आते हुए कहा, मैं हूँ हलीम, तुम्हारा मुजरिम। किसी को कुछ कहने से पहले हलीम बोल पड़ा, तुम मेरे नहीं कानून के मुजरिम हो। मेरे साथ जो किया इस पर मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। सुल्ताना ने कहा। इस दौरान डीआईजी और एसएसपी की बीवियां कार से उतरकर हमारे करीब हुई। इसने सब कुछ उगल दिया है, एसएचओ ने लुकमा दिया। वो तो इसकी हालत भी बता रही है। मैंने इसकी जिस्मानी हालत देकर कहा, मैं इस डकैती और हिरासत से फरार की बात नहीं कर रहा, एसएचओ ने कहा। तो फिर किसकी बात कर रहे हो? सुल्ताना ने वही सवाल किया जो मैं करना चाह रहा था। इसका कहना है कि ये तब से आपसे मोहब्बत करता है जब इसके वालिद आपको अपने घर लाए थे। एसएचओ ने हलीम की तर्जुमानी की। तो फिर वो ना करते जो तुम करते आए हो, सुल्ताना ने कहा। कम से कम मैट्रिक की कर लेते, सुल्ताना ने कहा, और हलीम सर झुकाए सुनता रहा। जो कुछ मैं करता रहा वो भी तुम्हारी मोहब्बत में ही करता रहा। हलीम ने जुबान खोली। मेरी मोहब्बत में मोटरसाइकिलें चोरी की, गाड़ियाँ छीनी, बैंक से निकलने वालों से रकम छीनी और डकैतियाँ मारी। सुल्ताना के लहजे में तली थी, लेकिन इसके साथ मैं ये महसूस किए बिना ना रहा इसका कि इसके अंदाज में एक हमदर्दी भी थी। इसका कज़न है, इसके वालिदैन ने इसे पाला भी है, शायद इसी वजह से इसके अंदर हमदर्दी आ गई हो। वो कज़न जिसके साथ इसने उम्र गुजारी थी, वो अगर फांसी से पहले मिलने आ जाए तो हमदर्दी लहजे में आ जाना एक कुदरती अमर होता है। मैंने खुद को मुतमईन करने के लिए दलाल दी और किसी कदर मुतमईन हो भी गया। तब भी डीआईजी साहब की बीवी की आवाज़ मेरे कानों में आई, सॉरी हमने तुम्हें डिस्टर्ब किया। वो माजरत कर रही थी। सुल्ताना ने कहा, कोई बात नहीं, हम तो अभी बात ही कर रहे थे, ये रात बातों के लिए नहीं होती। डीआईजी की बीवी का अंदाज सरगोशी वाला था, लेकिन आवाज़ इतनी बुलंद थी कि मैंने पूरा फिक्रा सुन लिया। ये बात तुम्हारे शोहर को भी नहीं मालूम? इसने कहा, मेरी भी ये पहली शादी है, मैंने कहा, और दोनों ख्वातीन हंसने लगी। अब हम चलते हैं, उम्मीद है कि अब बातों में वक्त ज़ाया नहीं करोगे, डीआईजी की बीवी ने कहा और कार की तरफ चल दी।